नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोअर दिबांग वैली जिले के जिया बोलुंग और बुकुंग क्षेत्र में इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। श्री शेखावत ने रिवाज म्यूजियम के डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का भी किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दाम्बुक के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। कहा, राज्य सरकार शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने के बजाय शिक्षा की गुणवत्ता को दे रही प्राथमिकता। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत JN कॉलेज पासीघाट की NCC इकाई द्वारा किया जा रहा है ऑनलाइन शिविर का आयोजन। अन्य राज्य के कैडेटों को राज्य की ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत से कराया जा रहा है परिचित। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री शेखावत के लोअर दिबांग वैली जिले में पहुंचने पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, राज्य के PHED मिनिस्टर वांकी लोवांग, गृह मंत्री बामंग फेलिक्स, स्थानीय विधायक मुचु मिथि, राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित कई जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों ने स्वागत किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने लोअर दिबांग वैली जिले के जिया बोलुंग और बुकुंग क्षेत्र में इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। राज्य की इस महत्वपूर्ण जल आपूर्ति परियोजना में सोलर ग्रिड सिस्टम सहित अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। सामुदायिक सहभागिता से तैयार इस परियोजना में पर्यटन का भी ध्यान रखा गया है और इसमें स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, एम्फी थिएटर, फाउंटेन सहित कई रोचक सुविधाएं विकसित की गई है। इस परियोजना में गांव के बीच प्रभावित तरीके से जल आपूर्ति, नेटवर्किंग सिस्टम और डिलीवरी प्लांट की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि यह देश का अपने तरह का एक अनोखा प्रोजेक्ट है और इसे दूसरे राज्यों को भी अपनाना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोअर दिबांग वैली जिले के अबाली गांव में नवनिर्मित रिवाज म्यूजियम के डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्य के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स, शिक्षा मंत्री ताबा तेतिर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री वांकी लोवांग, स्थानीय विधायक मुचु मिथि सहित कई जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद थे। पूर्वोत्तर की जनजातीय प्राचीन परंपरा और धरोहर को सहेजने के साथ दुनिया भर की जनजातीय संस्कृति के अध्ययन के लिए विकसित किए गए इस केंद्र में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इसकी विशेषता के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और विदेशों में बसे भारतीय समुदाय और संस्थाओं के सहयोग से बने इस म्यूजियम के उद्घाटन से राज्य में सांस्कृतिक पर्यटन को बल मिलने की संभावना है। इस म्यूजियम में अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय संस्कृति को दर्शाते हुए कई ऐतिहासिक वस्तुएं लोगों द्वारा उपहार स्वरूप दी गई है। एक तरह से यह म्यूजियम जनजातीय समुदायों की एक झांकी भर नहीं है, बल्कि दुनिया भर की जनजातीय परंपराओं के साथ एक जीवंत रिश्ता बनाने का प्रयास है। लोअर दिबांग वैली जिले के जिया बोलुंग और बोकुंग क्षेत्र में इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के तहत इस क्षेत्र के करीब 905 घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई इस परियोजना से करीब 17,500 की आबादी को लाभ होगा। पेश है एक रिपोर्ट। ये जो हम लोग का ये जो प्रोजेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला ये प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट हम लोग का यहाँ तो कभी आया ही नहीं है। फिर भी हम लोग का जिया बस्ती में ये लगा के बहुत अच्छा लगा है। हम लोग पब्लिक सब ठीक लगता है और हम लोग का ये बस्ती में ये प्रोजेक्ट से 39 विलेज को हम लोग पानी दे रहा है और बस्ती वाला सब अभी इतना खुशी है कि हम लोग का यहाँ में पहले ये प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम लोग का यहाँ में ये जो नदी है, ये जो है एकदम डस्टबिन की तरह था। अभी इतना अच्छा हो गया है कि ये जगह आपको देखिए अभी अच्छा हो गया और पानी भी टोटली सप्लाई हो रहा है अभी तक। अभी हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का टूरिस्ट प्लेस हो गया ये जगह जो है अभी। The project is covering around 17,000 plus population of approximately 39 villages का in जिया बुलुंग बुकुंग एरिया में।
It is covering around 12 kilometers का main pipeline भी है. So and more than 6,000 households इसमें अंदर आ जाएगा. So and इसमें main important चीज़ है कि ये complete automated है. इसका कोई भी डिफेक्ट ऐसा है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा और पंप का लाइफ भी ज़्यादा होगा और इसे 24/7 पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है. सो इसमें और चीज़ है कि इसका कंप्लीटली सोलर पावर्ड है. सो द एनर्जी ऑफ 220 किलोवाट हैज़ बीन यूज्ड टू सप्लाई द वाटर पंपिंग सिस्टम एंड ऑल and also powering the building and the SCADA solution. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दाम्बू के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ाने के बजाय शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षण प्रक्रिया को जारी रखना चुनौतीपूर्ण कार्य है और सरकार विद्यार्थियों की शिक्षा को जारी रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है. किसी भी समाज, सोसाइटी, अपना डिस्ट्रिक्ट या स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको पता है कि एजुकेशन को हम लोग ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. उससे आज का दिन में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत ड्रॉप होके बैठा हुआ है, तो ये एक बहुत गंभीर चिंता करने का एक विषय है पूरा समाज के साथ में. आप सभी लोग एजुकेशन में ध्यान दे के अपना क्वालिटी एजुकेशन किस प्रकार से आगे बढ़ाना है उसको ऊपर हम लोग चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है. स्कूल तो हम लोग ने सैकड़ों हज़ारों स्कूल खोल दिया पूरा इस ये राज्य में, मगर क्वालिटी जो है अभी काफ़ी डिग्रेड होके जा रहा है. तो इसलिए अभी राज्य सरकार भी इस विषय को लेके काफ़ी चिंतित है. हमारा एजुकेशन मिनिस्टर ताबा तेदिर जी के लीडरशिप में अभी बहुत सारा रिफॉर्म्स हम लोग का एजुकेशन सेक्टर में लेके आ रहा है. ट्रांसफर पॉलिसीज़ को भी हम लोग सेट कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी साथ दे रहा है. और ऐसे बहुत सारे स्कूल्स है कि जहाँ पे एनरोलमेंट ज़ीरो एनरोलमेंट है, उन सभी स्कूल्स को भी हम लोग वाइंड अप करने का प्रोसेस में भी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संभावनाएं बनी हैं. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं से भारत जल्द ही कृषि पदार्थों का प्रमुख निर्यातक बन जाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत और जीवंत भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. कल वैश्विक निवेशक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम भारत को वैश्विक विकास की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए जो भी संभव होगा करेंगे. उन्होंने कहा कि भारत वह जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता, स्थिरता, निरंतरता और प्रदूषण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के प्रकोप के दौरान देशवासियों ने उत्तरदायित्व, करुणा, राष्ट्रीय एकता और नवाचार की शानदार भावना प्रदर्शित की है. India's quest to become Atmanirbhar is not just a vision but a well-planned economic strategy. A strategy that aims to use the capabilities of our businesses and skills of our workers to make India into a global manufacturing powerhouse. A strategy that aims to use our strength in technology to become the global center for innovations. Our government has taken various steps to enable private enterprise to flourish. Strategic disinvestment and monetization of assets on a scale not been before. Historic decision to bring down our share in undertakings to below 51%. Policy regime for private participation in new sectors like coal, space, atomic energy, railways, civil aviation and defense. New public sector undertakings, policy for rationalized footprint of public sector. Today, each sector in India is looking up manufacturing, infrastructure,
technology, agriculture, finance, and even social sectors like health and education. Our recent reforms in agriculture open up new possibilities to partner with the farmers in India. With the help of technology and modern processing solutions, India will soon emerge as an agriculture export hub. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के साथ विचार विमर्श कर चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है। इन दिशा निर्देशों को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने तैयार किया है और गृह मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। यूजीसी ने सप्ताह में 6 दिवसीय कार्य और सुरक्षित दूरी रखते हुए वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर क्लास शुरू करने की सलाह दी है। हालांकि संस्थान की जरूरत के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे को बढ़ाया जा सकता है। नए दिशा निर्देश के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले केंद्र या संबंधित राज्य सरकारों को इन शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने के लिए सुरक्षित घोषित करना होगा। केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी निर्देशों, तरीकों, दिशा निर्देशों और आदेशों का इन उच्च शिक्षण संस्थानों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और इससे जुड़े सभी लोगों के बेहतर भविष्य और जीवन के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। राज्य में गुरुवार को कोविड संक्रमण के 84 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 108 स्वस्थ हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1621 है और 13,580 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 43 व्यक्तियों की कोविड से मौत हुई है। राज्य में कोविड रिकवरी दर 89% से अधिक हो गई है। कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी से 22, सी योमी से 17, लोअर दिबांग वैली से 14, चांगलांग से 6, ईस्ट सियांग और लोअर सुबनसिरी से 4, नामसाई, अपर सियांग और वेस्ट कामेंग से 3 मामले शामिल हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। इस समय 5,20,000 मरीज इलाज का चल रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 47,638 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 84 लाख से अधिक हो गई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.49% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 670 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 1,24,985 हो गई है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच वार्ताओं का दौर जारी है। इसी क्रम में दोनों देशों के सेनाओं के बीच कॉर्प्स कमांडर स्तर की 8वीं वार्ता चल रही है। 8वें दौर की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन कर रहे हैं, जिन्हें हाल ही में लेह की 14वीं कोर का कमांडर नियुक्त किया गया था। जानकारी के अनुसार यह सैन्य वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशुल में आयोजित हो रही है। इधर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सीमा पर झड़पों और सैनिक कार्रवाई के कभी भी बड़े संघर्ष में परिवर्तित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय द्वारा आयोजित एक वेब सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और भारतीय सेना ने चीन की सेना को लद्दाख में उनकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जनरल रावत ने कहा है कि भारत की स्थिति एकदम स्पष्ट है कि वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत JN कॉलेज पासीघाट की राष्ट्रीय कैडेट कोर की इकाई द्वारा राज्य के इतिहास, भौगोलिक विशेषताओं, सांस्कृतिक विरासत, तीज त्योहार और परंपराओं से दूसरे राज्यों के कैडेटों को परिचित कराने के लिए ऑनलाइन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 6 दिवसीय इस ऑनलाइन शिविर में पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कैडेट्स भाग ले रहे हैं। ऑनलाइन शिविर में कैडेटों द्वारा परिचर्चा के विभिन्न विषयों पर स्वयं तैयार किए गए वीडियो और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। JN कॉलेज के NCC अधिकारी डॉक्टर KK
मिश्रा और अन्य अधिकारियों के सहयोग से शिविर का संचालन किया जा रहा है। शिविर में दूसरे राज्यों के कैडेटों द्वारा पूछे गए सवालों का एनसीसी अधिकारी डॉक्टर मिश्रा और श्रीमती परमे ने जवाब दिया। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ऐसे शिविर राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ साथ एक दूसरे की संस्कृति को समझने का अवसर देता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन जवानों और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए पापुमपारे जिले के होलोंगी स्थित बटालियन के मुख्यालय परिसर में फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन एनडीआरएफ के कमांडेंट राजेश ठाकुर ने किया। फुटबॉल प्रतियोगिता में मुख्यालय की टीम ने ए कंपनी को 3-1 से पराजित कर जीत दर्ज की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।